अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। अरहर की फसल में कीट और रोगों का नियंत्रण। बायोफ्लॉक तकनीक से मछली पालन करना है आसान। दलहनी फसलों में अरहर का प्रमुख स्थान है। अरहर की दाल में लगभग 20 से 21% तक प्रोटीन पाया जाता है। साथ ही इस प्रोटीन का पाच्य मूल्य भी अन्य प्रोटीन से अच्छा होता है। अरहर की दीर्घकालीन प्रजातियां मृदा में 200 किलोग्राम तक वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर मृदा उर्वरकता और उत्पादकता में वृद्धि की जाती है। लेकिन कीट और रोगों के प्रकोप से फसल को भारी नुकसान भी होता है। इसलिए आप अरहर की फसल में इनकी पहचान करके नियंत्रण कैसे करें, इसकी जानकारी लेते हैं डॉक्टर JC गुप्ता से। किसान भाइयों, खरीफ के मौसम में हमारे देश के किसान भाई अरहर की बहुत तादाद में खेती करते हैं और अरहर की भरपूर पैदावार लेने के लिए इसमें कीट एवं रोग नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। वह समय रहते आप करेंगे तो आपकी फसल कीट एवं रोगों से मुक्त रहेगी और आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। किसान भाइयों, अरहर की फसल को इस समय पत्ती लपेटक कीट द्वारा अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जाता है। यह कीट अरहर के पौधों की पत्तियों को लपेटकर जाला बनाता है और उनको खुरच कर खाता रहता है, जिससे पत्तियों का क्लोरोफिल कम हो जाता है और पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप इस कीट की पहचान कर रासायनिक नियंत्रण के लिए ट्राइजोफॉस दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इस कीट का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। उसमें एक जो कीट है जो सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है, जिसे हम कहते हैं फली भेदक या फली छेदक कीट। फली छेदक कीट है जो फली भेदक कीट है। यह कीट अरहर की फसल में जब फूल आता है तब इसकी तितली खेत के चारों तरफ आप घूमेंगे, निगाह करेंगे तो आपको उड़ती हुई दिखाई देगी और यह भूरे रंग की तितली अंडे देती है और अंडे जो फूल के पास और पत्ती पर दे करके चली जाती है और दूसरे जगह जा कर के फिर दूसरे पौधे पर फिर अंडे देती है। 3-4 दिन बाद अंडों से छोटी छोटी इल्लियाँ निकल जाती हैं और ये पहले शुरू में रस चूस करके और खा करके थोड़ी बड़ी हो जाती है और इसके बाद फिर जैसे ही फली लगना शुरू होती है और ये फली में अंदर प्रवेश कर जाती है, छेद करके अंदर घुस जाती है और हमारे दानों को खाना शुरू कर देती है, जिससे अरहर की फसल में बहुत अधिक नुकसान होता है। किसान भाइयों, अगर इस तरह की तितलियां आपको दिखाई दे रही हैं
तो आप समझ जाएं कि आपके खेत में फली छेदक कीट का प्रकोप होने वाला है। इसका जो प्रबंधन करने के लिए या इसका नियंत्रण करने के लिए आप इसमें स्पाइनोसैड एक दवा आती है, स्पाइनोसैड दवा, ये दवा 170 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। किसान भाइयों, अरहर की फसल को उकठा रोग द्वारा अधिक हानि पहुंचाई जाती है क्योंकि यह रोग फ्यूजेरियम नामक कवक से फैलता है। रोग के लक्षण साधारण तौर पर फसल में फूल लगने की अवस्था पर दिखाई पड़ते हैं और सितंबर से जनवरी महीने के बीच में यह रोग देखा जा सकता है, जिसकी वजह से पौधे बड़ी तेजी से सूखने लगते हैं और देखते ही देखते यह रोग पूरे खेत में फैल जाता है। यदि आपकी फसल में इस रोग का प्रकोप हो रहा है तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले आप रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट करें। इस बीमारी से बचने के लिए रोग रोधी जातियां जैसे JKM 189, C11, JKM 7, BSMR 853, आशा आदि का चयन करें। उन्नत जातियों के बीजों को उपारित करके ही बुवाई करें। गर्मी में खेत की गहरी जुताई व अरहर के साथ ज्वार की अंतर्वर्ती फसल लेने से इस रोग का संक्रमण कम रहता है। इसके अलावा किसान भाइयों, अरहर की फसल में कुछ रोग व्याधियां भी आती हैं जिनके कारण अरहर की फसल को काफी नुकसान होता है। अरहर में आपने देखा होगा कि कभी कभी छोटी छोटी पत्तियां बन जाती हैं जिनमें फूल नहीं आते, फल नहीं लगते, पौधा छोटा रह जाता है और पत्तियां भी बहुत छोटी छोटी और बहुत अधिक संख्या में दिखाई देने लगती हैं। ये जो है इस तरह के रोग को हम कहते हैं कि अरहर का वांध्य रोग। इसमें फूल और फलियां नहीं लगती हैं जिसके कारण अरहर की फसल को काफ़ी नुकसान होता है। इस प्रकार का रोग आपको दिखाई दे रहा है तो ये जो है विषाणु जनित रोग है, इसलिए कीट पतंगे इस रोग को आगे और फैलाते हैं। इसलिए जैसे क्विनोलफॉस है या डाइमेथोइड दवा, इन दो दवाओं में से कोई भी दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके और 10-10 दिन के अंतर से 2 बार छिड़काव कर देंगे तो अरहर का जो ये विषाणु रोग है इससे आपकी फसल बच जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी और आपको अधिक से अधिक पैदावार मिलेगी। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। शाजापुर में देर रात एटीएस ने कुछ संदिग्ध लोगों को लिया हिरासत में। पीएफआई लिंक की हो रही जांच। पीएफआई पर एमपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 8 दिनों से 21 लोगों को किया गया गिरफ्तार। पूर्व में हुई गिरफ्तारी के बाद मिली लीड पर की गई कार्रवाई। एमपी पुलिस का पीएफआई के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई। भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत 6 से 7 शहरों में छापेमार कार्रवाई। रोड सेफ्टी वर्ल्ड टूर्नामेंट के लिए रायपुर का क्रिकेट स्टेडियम तैयार। आज होंगे डूम मुकाबले। मुफ्त में लीजेंड्स का दर्शक करेंगे दीदार। बैतूल में 8 साल की मासूम से दरिंदगी, चॉकलेट देने के बहाने बच्ची से दुष्कर्म। खरगोन जिले के बरू ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए मछली पालन एक बेहतर विकल्प है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि मछली पालन के लिए तालाब का होना बहुत जरूरी है। लेकिन छोटे किसानों के पास तालाब के लिए बड़ी जगह नहीं होती। ऐसे में छोटे किसानों के लिए मछली पालन के व्यवसाय से जुड़ना एक बड़ी समस्या है। तो इस समस्या के समाधान के लिए मत्स्य वैज्ञानिकों ने बायोफ्लॉक विधि इजाद की है। इस तकनीक से कम जगह में भी सफलतापूर्वक मछली पालन किया जा सकता है। तो आप कैसे करें बायोफ्लॉक विधि से मछली पालन, इसकी जानकारी दे रहे हैं मत्स्य वैज्ञानिक डॉक्टर जगपाल। बायोफ्लॉक तकनीक। बायोफ्लॉक एक नई तकनीक है जो
किसान भाइयों के लिए हमारी बहुत ही कारगर तकनीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आज के दिन में जो है सभी किसान भाइयों के पास तालाब नहीं होते हैं, 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर जैसा भी है तालाब नहीं होते हैं, वो इस तकनीक को अपना सकते हैं। मछली की बढ़ती खपत को देखते हुए मत्स्य पालक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीक को अपना रहे हैं। इसके लिए कम पानी और कम खर्च में अधिक से अधिक मछली उत्पादन करने के लिए बायोफ्लॉक तकनीक अपनाया जा रहा है। बायोफ्लॉक तकनीक एक आधुनिक व वैज्ञानिक तरीका है। बायोफ्लॉक तकनीक के माध्यम से किसान बिना तालाब की खुदाई किए एक टैंक में मछली पालन कर सकते हैं। इसके लिए हमें ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से स्पेस में भी किसान भाई कर सकते हैं। इसमें मुख्यतः हमको करना क्या होता है, एक टैंक होता है, टैंक जिसकी जो है डायमीटर जो है 4 मीटर होता है, 4 मीटर के भी ले सकते हैं, उससे कम भी ले सकते हैं, लेकिन मेनली जो अभी किसान भाई तर लेते हैं वो 4 मीटर उसका डायमीटर होता है और 1.5 मीटर उसकी जो है हाइट होती है और उसका जो है करीब उसमें लगभग 5,000 से लेकर 15,000 लीटर या 20,000 लीटर तक की ये टैंक आते हैं और इन टैंक को सर्कुलर फॉर्म में बनाते हैं। एक हम उदाहरण दे करके बताते हैं अपने किसान भाइयों को कि अगर हम 15,000 लीटर का टैंक लेते हैं तो उसमें हम जो है करीब 12,000 लीटर पानी भरेंगे और 1.2 मीटर उसकी हाइट रखेंगे और उस टैंक में हम जो मछलियाँ स्टॉकिंग करेंगे वो करीब जो है कि 1,000 लीटर पानी में हम लोग 100 मछलियाँ रख सकते हैं। तो एक 15,000 लीटर टैंक में जो 15,000 लीटर के बायोफ्लॉक टैंक्स में हम लोग जो है करीब जो है 1,000 पीस मछली के रख सकते हैं। इस तकनीक के लिए सबसे पहले सामान्य सीमेंट या तारपोलिन के टैंक की जरूरत होती है। इसी के साथ एयरेशन सिस्टम, बिजली की उपलब्धता, प्रोबायोटिक्स और मछली बीज का प्रबंधन भी मछली पालन की बायोफ्लॉक तकनीक के लिए बेहद जरूरी है। इसके लिए आपको प्रशिक्षण लेना होगा, साथ ही 24 घंटे बिजली की उपस्थिति होना जरूरी है। इसके लिए आप सोलर पैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे अतिरिक्त खर्चों में भी बचत होगी। इस तकनीक ये मुख्यतः जो तकनीक है बायोफ्लॉक, इसमें होता क्या है कि जो है जो बायोफ्लॉक है, बायोफ्लॉक होता ये है कि इसमें हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनका एक असेंबलेज होता है। जो जैसे कि इसमें बैक्टीरिया है, फंजाई है, फ्लॉक्स है, तो इनको क्या होता है कि मछलियाँ इन्हीं को खाती हैं। ये एक एज ए माइक्रोबियल प्रोटीन का काम करता है। टैंक को बनाने के बाद में हम लोग इसमें एक बायोफ्लॉक बनाते हैं। बायोफ्लॉक में क्या होता है कि जैसे कि हम लोग कंटेनर में करीब 150 लीटर कंटेनर में जो है पानी लेकर के और उसमें हम जो है गुड़ ले लेंगे करीब 50 ग्राम, 3 केजी जो है पुराने तालाब की मिट्टी ले लेंगे, 2 से 4 ग्राम जो है यूरिया ले लेंगे। तो इनको मिक्स करके उस 150 लीटर पानी के टैंक में जो है हम लोग भर देंगे और लगातार जो है इसमें एरेशन करेंगे। तो एरेशन करने के बाद करीब 24 से 48 घंटे में जो है फ्लॉक बन जाते हैं। फिर उसको हम करते क्या है कि उस टैंक पे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो एज ए वो इनाकुलम काम करता है। उसके बाद हम उसमें पानी भर देते हैं। बायोफ्लॉक विधि में मछली पालन में भी जैविक विधि अपनाई जाती है। बायोफ्लॉक विधि में जार में बैक्टीरिया पैदा की जाती है। ये बैक्टीरिया मछली के 20% मल को प्रोटीन में बदल देता है। मछली इस प्रोटीन को खा लेती है। बचा मल जार में नीचे जमा हो जाता है। इसे टोटी के जरिए निकाल दिया जाता है और मछलियों को कोई नुकसान नहीं होता। बायोफ्लॉक तकनीक से टैंक में पाली जाने वाली मछलियों की प्रजातियों में कुछ खास बातें होनी चाहिए, जैसे मछली टैंक के वातावरण सहन कर सके, मछली निम्न जल स्तर पर सही बढ़वाड़ ले सके, पंगेशियस, कोई कार्प, सिंघी, तिलापिया, देशी मांगुर, पापदा, कॉमन कार्प इत्यादि मछलियों की प्रजातियां टैंक में आसानी से पाली जा सकती हैं। अगर हम बात करें कि तिलापिया अगर हम लेते हैं तो 1,000 मछली अगर हम स्टॉक करते हैं उसमें लगभग 20% मोर्टेलिटी होगी, तो हमारा 80% सर्वाइवल रेट मिलेगा। और उस 80% सर्वाइवल रेट में जो है हमको 6 मंथ में अबाउट लगभग 500 to 600 ग्राम्स मछलियाँ हो जाएंगी। तो हमारा 6 महीने में लगभग हम लोग जो है 500 से 600 केजी जो है हार्वेस्ट कर सकते हैं। और इससे जो है अगर जो मार्केट प्राइस है लगभग जो होलसेल मार्केट है तिलापिया का 120 से 130 केजी जो है 120 से 30 रुपये पर 100 केजी के हिसाब से हम लोग सेल कर सकते हैं मार्केट में। दूसरा चीज़ इसका जो ऑपरेशनल कॉस्ट 6 महीने में लगभग आता है वो लगभग अगर एक टैंक के हिसाब से 20 से 22 हज़ार लगभग लागत आता है। 75 से 80 हज़ार का बिक्री होगी और उसको हम अगर लागत से जो है घटा देंगे तो हमारे किसान भाई को एक टैंक से लगभग 50 से 55 हज़ार का जो है आमदनी हो जाएगी। बायोफ्लॉक विधि में टैंक में पानी को साफ करने के लिए किसी प्रकार का केमिकल नहीं डाला जाता है। इसमें होने वाली मछली पूर्णतः जैविक होती है। इनकी बाजार में अधिक कीमत मिलती है।
बायोफ्लॉक तकनीक में खर्चा सामान्य मछली पालन के मुकाबले कम ही आता है। फिर चाहे खर्चा श्रम का हो, समय का हो, देखभाल का हो या फिर रुपयों का ही क्यों ना हो, हर तरीके से बायोफ्लॉक तकनीक एक आदर्श तकनीक है। यही कारण है कि इससे मछलियों की गुणवत्ता बेहतर रहती है, साथ ही इसके दाम भी बाजार में अच्छे मिल जाते हैं। ये इसमें जो है इस कॉस्ट में जो है जो कैपिटल कॉस्ट होती है, जो इनिशियल जैसे कि टैंक का कॉस्ट है और उसमें एयरेटर्स लगते हैं जो है, तो इनका जो है इसमें इंक्लूड नहीं। ये लगभग एक टैंक को लगाने में लगभग जो है 50 से 60 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। अगर 15,000 लीटर का हम लगाते हैं तो ये तो हमारा कैपिटल कॉस्ट हो जाता है। तो इस हिसाब से एक साल में किसान भाई हमारे जो है 2 फसल ले सकते हैं। तो ये जो बायोफ्लॉक तकनीक है ये उन किसानों के लिए बहुत ही कारगर होगी जिनके पास हमारे खुद की ज़मीन नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ये हमारे बहुत से किसानों की समस्या है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। शाजापुर में देर रात एटीएस ने कुछ संदिग्ध लोगों को लिया हिरासत में। पीएफआई लिंक की हो रही जांच। पीएफआई पर एमपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 8 जिलों से 21 लोगों को किया गया गिरफ्तार। पूर्व में हुई गिरफ्तारी के बाद मिली लीड पर की गई कार्रवाई। एमपी पुलिस का पीएफआई के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई। भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत 6 से 7 शहरों में छापेमार कार्रवाई। रोड सेफ्टी वर्ल्ड टूर्नामेंट के लिए रायपुर का क्रिकेट स्टेडियम तैयार। आज होंगे धूम मुकाबले। मुफ्त में लीजेंड्स का दशक करेंगी दीदार। बैतूल में 8 साल की मासूम से दरिंदगी, चॉकलेट देने के बहाने बच्ची से दुष्कर्म। खरगोन जिले के बरू ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला ग्वालियर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए अभी बाजरा की पकी हुई फसल की कटाई को रोकें और मौसम साफ होने पर ही कटाई करें। मिर्च की फसल में इस समय लीफ कर्ल, जिसे चुर्रा मुर्रा रोग के नाम से भी जानते हैं, की संभावना हो सकती है। अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 25 डीजी दवा की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इस समय खाली पड़े खेतों की बतर आने पर जुताई करें, जिससे खरपतवार न होने पाए व रबी फसलों की बुआई के लिए खेत तैयार रहे। संभावित मौसम में तेल की फसल में झुलसा रोग की संभावना हो सकती है। अतः दिखाई देने पर इसकी रोकथाम के लिए मैंगोजेब 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 2 से 3 बार 10-10 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। तोरिया की बुआई के लिए उर्वरक और उन्नतशील किस्मों का चयन कर बीज की व्यवस्था कर लें एवं बरसात खत्म होने पर खेत तैयार कर बुआई करें। अरहर की फसल में फली बेधक कीट का प्रकोप पुष्पा अवस्था से ही शुरू हो जाता है, इसलिए इसके नियंत्रण के लिए प्रोफेनोफास 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। धान की फसल में तना छेदक कीट की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 4G की 15 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। बैंगन और भिंडी की फसल में तना छेदक और फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है। दिखाई देने पर इनके नियंत्रण के लिए पहले ग्रसित फलों को तोड़कर नष्ट कर दें और उसके बाद स्पाइनोसेड 48 EC कीटनाशक दवा की
1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। टमाटर की फसल में इस समय लीफ कर्ल यानी चुर्रा मुर्रा रोग की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 25 डीजी की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। फल वृक्षों जैसे आम, अमरूद, बेर, नींबू आदि की रोपाई किए गए पौधों में यदि कोई पौधा सक्सेस नहीं हुआ है तो उसकी जगह दूसरा पौधा लगावें। इस समय पशुओं को छायादार सूखे स्थान पर रखें और स्वच्छ ताजा पानी पिलाएं और संक्रामक रोगों से बचाव के लिए दूषित चारा दाना न खिलाएं। तालाब आदि का पानी न पिलावें। पशुओं के फर्श पर प्रतिदिन 5 मिलीलीटर फिनाइल प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। लंपी वायरस को लेकर मध्य प्रदेश सरकार हाई अलर्ट पर है। वायरस से निपटने के लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर 1962 के साथ एक अन्य नंबर 0755 276 7583 जारी किया है। सरकार ने पशुओं को फ्री में टीका लगाने का ऐलान भी किया है। पशुपालक भाइयों, यदि आपको अपने पशुओं में हल्का बुखार, मुंह से अत्यधिक लार और आंख नाक से पानी, पैरों में सूजन, शरीर पर गांठें और दुग्ध उत्पादन में गिरावट के साथ गर्भित पशुओं में गर्भपात जैसे लक्षण दिखाई दें तो आप तुरंत ही अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय या फिर इन दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सुमेरपुर, जिला इटारसी के कृषक जितेंद्र बघेल ने। ये बरसात के मौसम में भेड़ और बकरियों की देखरेख और प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जितेंद्र बघेल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे कि बकरी पालन और भेड़ पालन में बारिश ऋतु में आने वाली जो समस्याएं हैं उनके बारे में। देखिए किसान भाइयों, बारिश का मौसम भेड़ बकरी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि भेड़ बकरी को पानी से दूरी रहती है। रख रखाव की अगर हम बात करते हैं तो इनको चराने का जो बंदोबस्त है वो हमें करना है और साथ ही साथ जब बारिश होती है और ये बाहर नहीं जा पाते हैं तो हम इनको सूखे स्थान पे रखें और हम अच्छे से रखें और सूखा स्थान दें ताकि कीचड़ में ना जाए, अन्यथा बयाने में उसे तकलीफ हो सकती है, गंदगी से उसको इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसी स्थिति नहीं आए इसलिए हम उसको या जो गुआड़े हमारे हैं पक्के हैं तो उनकी धुलाई करने के बाद में फिनाइल का उपयोग करके और उसको सुखाने की व्यवस्था करें और पशुओं को उसमें सूखे स्थान पे रखें। आज के समय में बकरी और भेड़ पालन कम लागत में अधिक लाभ देने वाला व्यवसाय है। इस व्यवसाय से निरंतर लाभ मिलता रहे, इसके लिए समय समय पर इनकी देखरेख करना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में भेड़ और बकरियों के लिए उचित आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। किसान भाइयों को कोशिश करनी चाहिए कि बकरियों और भेड़ों के रहने का स्थान जमीन से 2 से 3 फुट ऊंचा हो और आवास हमेशा पूर्व से पश्चिम दिशा में होना चाहिए। इसके साथ ही आवास ऐसा होना चाहिए जिससे जानवर बारिश, सर्दी, गर्मी से सुरक्षित रह सके। एक बकरी या भेड़ के लिए 10 से 12 वर्ग फीट जगह उचित होता है और एक घर में एक साथ 20 से ज्यादा भेड़ या बकरियों को नहीं रखना चाहिए। तो हम ये ध्यान रखें कि चराने के बाद में, क्योंकि बारिश ऋतु में हरा चारा या जो खरपतवार है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है और ज़्यादा खाने से दस्त लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अपने पशुओं को चराने के बाद 8 घंटे चराई के बाद में सूखा चारा भी दें ताकि वो समस्या नहीं आए। ऐसे अगर हम करते हैं तो हमारे पशुओं से हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगर हम बात करते हैं हरे चारे यानी कि चरके जब आएगी सूखा चारा देंगे और उसके साथ ही साथ जो पशु हमारे बकरी है, भेड़ है, उसको 300 ग्राम से 400 ग्राम प्रतिदिन दाना देने की आवश्यकता होती है जो दूध देने वाला है या प्रेग्नेंट है।
जो ब्रीडिंग बक है उसको 400 से 500 ग्राम दाना देने की आवश्यकता है, यानी कि बीजू बकरा जिसको हम कह सकते हैं, उसे 400-500 ग्राम प्रतिदिन दाना देने की आवश्यकता है। और जो छोटे बच्चे हैं उनको 100 से 250 ग्राम तक का दाना उसके वजन यानी कि शरीर भार के अनुसार देने की आवश्यकता होती है, तो वो हम देंगे। साथ ही साथ हम इनको मिनरल मिक्सर खनिज पाउडर जो है वो भी हम 15 से 20 ग्राम 25 ग्राम तक उसके वजन के अनुसार हमें देने की आवश्यकता है। वो अगर हम देते हैं तो हम इनसे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आहार प्रबंधन। भेड़ और बकरियों की अच्छी वृद्धि विकास हो, इसके लिए इनके खान पान का उचित प्रबंध करना बेहद जरूरी है। भेड़ और बकरियों के लिए गेहूं का भूसा, चूनी, चोकर, खनिज मिश्रण एवं हरे चारे के रूप में कटहल, नीम, पीपल, पाकड़ की पत्तियों को समय समय पर दे सकते हैं। जो किसान अपने स्तर पर दाना या बांट बनाकर भेड़ व बकरियों को खिलाते हैं तो उनके आहार पर खर्च कम आता है, जिससे मुनाफा अधिक मिलता है। बीमारियों से बचाव के उपाय। पशुपालक अपने भेड़ और बकरियों को बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण के अलावा और कौन से जरूरी उपायों को अपनाएं, जिससे उनकी भेड़ बकरियां स्वस्थ रहे और मुनाफा अधिक मिले। इस समय में काफ़ी बीमारियों की समस्या हो सकती है और मुख्य तौर से अगर हम बात करें तो जो फिडकिया है, एंट्रोटोक्जीमिया या ईटी के नाम से इसको जानते हैं, ये बीमारी आती है। और उसमें भेड़ बकरियां अगर हम रात को बाड़े में छोड़ते हैं और सुबह पता चलता है कि 3 या 4 मरी हुई मिलती हैं, तो ये एक ऐसी बीमारी है जिससे मृत्यु दर बहुत ही ज़्यादा है। तो किसान भाइयों, इसका हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है। और इस मौसम में अब तक अगर हमने फिडकिया का टीका नहीं लगवाया है तो अपने स्थानीय जो भी पशु चिकित्सक है या पशु औषधालय है वहाँ जाके और इसका टीकाकरण करवाना आवश्यक है। और इसके साथ ही साथ हम इनके डिवॉर्मिंग यानी कि पेट में कीड़े मारने की दवाई भी पिला दें, ताकि इनके जो अंतः परजीवी हैं उनसे समस्या होने वाली है वो ना हो। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।